अगर मैं आपसे कहूं कि 300 साल पहले जापान के मार्केट में बैठा एक ट्रेडर आज के मॉडर्न स्टॉक मार्केट को मात दे सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि आज जिन कैंडल चार्ट को देखकर आप एंट्री लेते हैं, उनका सीक्रेट सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो क्या आप उसे नए नजरिए से देखेंगे? ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग इंडिकेटर बदलते रहते हैं, स्ट्रेटेजी बदलते रहते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि असली गेम चार्ट पर नहीं, माइंडसेट में खेला जाता है। और यही वह जगह है जहां जापानी मास्टर प्लान शुरू होता है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि मार्केट में भीड़ कब डरेगी, कब लालच करेगी, कब पैनिक सेल करेगी और कब ब्रेकआउट के पीछे भागेगी, तो क्या आपकी एंट्री और एग्जिट अलग नहीं होगी? अगर आप सिर्फ कैंडल नहीं बल्कि उसके पीछे की इमोशन पढ़ना सीख जाए, तो क्या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिस्टम पर नहीं बनेगा? ज्यादातर ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कैपिटल खो देते हैं। कुछ लोग अच्छा प्रॉफिट बनाकर भी टिक नहीं पाते, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल की नींव कमजोर होती है। जापानी सोच कहती है, पहले खुद को जीतिए, फिर मार्केट अपने आप समझ आने लगेगा। इस वीडियो में हम कोई जादुई इंडिकेटर या गारंटीड प्रॉफिट का दावा नहीं करने वाले। हम बात करेंगे उस स्ट्रक्चर की जिसने सदियों से ट्रेडर्स को सरवाइव करना सिखाया है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन की क्लैरिटी, रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी और वह माइंडसेट जो आपको भीड़ से अलग करता है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह सीखना चाहते हैं, अगर आप लॉस से डरना बंद करके उसे मैनेज करना सीखना चाहते हैं, अगर आप किस्मत नहीं बल्कि सिस्टम पर भरोसा बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए अब समझते हैं जापानी सोच की वह नींव जहां से यह पूरा मास्टर प्लान शुरू होता है। अब हम उस नींव को समझते हैं जहां से पूरा जापानी ट्रेडिंग मास्टर प्लान शुरू होता है। 1700 के दशक का जापान सोचिए, न कोई मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज, न कोई स्क्रीन, न कोई इंडिकेटर। फिर भी वहां ऐसे ट्रेडर्स थे जो राइस मार्केट में लगातार प्रॉफिट बना रहे थे। उन्हीं में से एक थे मनीहिसा होमर। उन्होंने एक ऐसी बात समझ ली थी जो आज भी 100% सच है, मार्केट नंबर से नहीं, इमोशन से चलता है। उस समय राइस की कीमतें मौसम, सप्लाई और पॉलिटिकल सिचुएशन से प्रभावित होती थीं, लेकिन होम्मा ने देखा कि असली वोलेटिलिटी लोगों की उम्मीद और डर से आती है। अगर फसल अच्छी है तो भीड़ में लालच बढ़ता है, अगर कोई अफवाह फैलती है तो पैनिक सेलिंग शुरू हो जाती है, यानी प्राइस से पहले इमोशन मूव करता है। यही जापानी सोच की पहली ईंट है, प्राइस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। आज आप जब चार्ट खोलते हैं तो आपको सिर्फ कैंडल दिखती है, लेकिन जापानी ट्रेडर उस कैंडल को एक इमोशनल बैटल की तरह देखते थे। ओपन क्या था, क्लोज कहाँ हुआ, हाई तक कौन ले गया, लो तक किसने धकेला। हर कैंडल में बायर्स और सेलर्स की लड़ाई छुपी होती है। जापानी फिलॉसफी में ज़ेन का कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। ज़ेन का मतलब है क्लैरिटी, प्रेजेंस और माइंड का शांत रहना। ट्रेडिंग में भी यही चाहिए। अगर आपका माइंड हर छोटे टिक पर रिएक्ट कर रहा है, अगर आप हर ब्रेकआउट के पीछे भाग रहे हैं, तो आप भीड़ का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आप शांत रहकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप गेम को अलग लेवल पर देख पाएंगे। जापानी मास्टर प्लान कहता है, पहले ऑब्जर्वेशन डेवलप करो। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप सिर्फ पैटर्न नहीं देख रहे बल्कि मार्केट का बिहेवियर समझ रहे हैं। क्या ट्रेंड हेल्दी है? क्या वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है? क्या प्राइस बार बार एक ही लेवल से रिएक्ट कर रहा है? यह सब संकेत हैं कि मार्केट के बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट जरूरी है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को प्रेडिक्शन समझते हैं। वे सोचते हैं कि उन्हें पता होना चाहिए अगला कैंडल कहाँ जाएगा। लेकिन जापानी सोच कहती है, मार्केट को प्रेडिक्ट मत करो, उसे रीड करो। रीड करने का मतलब है जो सामने है उसी के आधार पर निर्णय लो। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है तो बेवजह शॉर्ट मत ढूंढो। अगर मार्केट कंसोलिडेशन में है तो जबरदस्ती ट्रेड मत करो। जापानी कल्चर में डिसिप्लिन बहुत गहरा है, छोटे छोटे नियमों का लगातार पालन। ट्रेडिंग में भी यही मास्टर प्लान है, एक सिंपल सिस्टम, लेकिन उसे 100% डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। अब एक और ज़रूरी बात, जापानी ट्रेडर्स ने यह भी समझा कि लॉस गेम का हिस्सा है। वे हर ट्रेड जीतने की कोशिश नहीं करते थे, उनका फोकस था लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। अगर आप 10 ट्रेड में 6 हार जाते हैं लेकिन रिस्क छोटा रखते हैं और 4 ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट लेते हैं, तो आप फिर भी आगे हैं। यहीं पर माइंडसेट की असली परीक्षा होती है। क्या आप एक छोटे लॉस को स्वीकार कर सकते हैं बिना इमोशनल हुए?
क्या आप लगातार 3 छोटे लॉस के बाद भी अपने सिस्टम पर भरोसा रख सकते हैं? यही सेल्फ कॉन्फिडेंस सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, ईगो बेस्ट नहीं। जापानी मास्टर प्लान का एक और पहलू है पेशेंस। मार्केट हर दिन अवसर नहीं देता, लेकिन भीड़ हर दिन ट्रेड करना चाहती है। ये ओवर ट्रेडिंग की शुरुआत है। जापानी सोच कहती है सही सेटअप का इंतजार करना भी एक स्किल है। अब सोचिए, अगर आप मार्केट को इमोशन का खेल समझ लेते हैं, अगर आप प्रेडिक्शन छोड़कर रीडिंग शुरू कर देते हैं, अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस को प्राथमिकता देते हैं, तो आपका पूरा अप्रोच बदल जाएगा। यही वह नींव है जिस पर आगे का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि एक कैंडल सिर्फ रंग नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल सिग्नल है, तब तक प्राइस एक्शन की गहराई आपको समझ नहीं आएगी। अब आगे हम उस विजुअल लैंग्वेज को डिकोड करेंगे जिसे जापानी ट्रेडर्स ने बनाया और जिसे आज पूरी दुनिया कैंडलस्टिक के नाम से जानती है। वहीं से असली गेम शुरू होता है। अब जब आपने यह समझ लिया कि मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन है, तो अगला कदम है उस साइकोलॉजी की भाषा को पढ़ना, और यह भाषा है कैंडलस्टिक। हर कैंडल 4 चीजें बताती है, ओपन, क्लोज, हाई और लो। लेकिन असली खेल इन 4 नंबरों के बीच छुपा हुआ इमोशनल बैटल है। मान लीजिए एक कैंडल हरी बनी है और क्लोज ओपन से ऊपर है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि प्राइस बढ़ा, इसका मतलब है कि उस समय बायर्स ज्यादा एग्रेसिव थे। उन्होंने प्राइस को ऊपर धकेला और क्लोज तक कंट्रोल बनाए रखा। अब अगर वही कैंडल पिछले कई लाल कैंडल के बाद बनती है और उसे पूरी तरह कवर कर लेती है, तो यह बुलिश एंगल्फिंग बनती है। इसका सीधा संकेत है मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ एक गलती ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, वे पैटर्न देखते ही एंट्री ले लेते हैं। जापानी मास्टर प्लान कहता है पैटर्न अकेला सिग्नल नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ही असली किंग है। अगर बुलिश एंगल्फिंग किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर बने जहां पहले भी प्राइस रिएक्ट कर चुका हो, तब उसका वेटेज बढ़ जाता है। लेकिन वही पैटर्न अगर एक कंसोलिडेशन के बीच में बने तो वह सिर्फ नॉइज भी हो सकता है। अब बात करते हैं डोजी की। डोजी का मतलब है इंडिसीजन। ओपन और क्लोज लगभग बराबर। इसका मतलब है कि पूरे सेशन में बायर्स और सेलर्स लड़ते रहे, लेकिन अंत में कोई भी स्पष्ट जीत नहीं पाया। अब अगर यह डोजी अप ट्रेंड के टॉप पर बने तो यह थकान का संकेत हो सकता है, और अगर डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने तो यह रिवर्सल का शुरुआती इशारा हो सकता है। यानी कैंडल सिर्फ शेप नहीं है, वह इमोशनल स्टेटमेंट है। जापानी ट्रेडर्स कैंडल को अकेले नहीं पढ़ते थे, वे उसे पिछले मूवमेंट के साथ जोड़कर देखते थे। इसे आज हम प्राइस एक्शन कहते हैं। प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस की स्टोरी को बिना ज्यादा इंडिकेटर के समझना। इंडिकेटर क्या करते हैं? वे प्राइस का डेरिवेटिव होते हैं। यानी पहले प्राइस मूव करेगा, फिर इंडिकेटर रिएक्ट करेगा। इसलिए अगर आप सिर्फ इंडिकेटर पर निर्भर हैं तो आप हमेशा थोड़ा लेट होंगे। लेकिन अगर आप कैंडल की स्ट्रक्चर और मार्केट के बिहेवियर को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप रियल टाइम इमोशन देख रहे होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, वॉल्यूम। जब कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बनती है तो इसका मतलब है कि बड़े प्लेयर्स एक्टिव हैं। लेकिन अगर वही कैंडल लो वॉल्यूम पर बने तो वह फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। यहीं पर ऑब्जर्वेशन स्किल काम आती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। मार्केट हमेशा संकेत देता है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस बार बार एक लेवल से रिजेक्ट हो रहा है तो वह रेजिस्टेंस है। अगर बार बार वहीं से उछल रहा है तो वह सपोर्ट है। जब कैंडल उस लेवल को स्ट्रॉन्ग बॉडी और हाई वॉल्यूम के साथ तोड़ती है तो यह सिर्फ लाइन ब्रेक नहीं है, यह साइकोलॉजिकल बैरियर ब्रेक है। भीड़ उस लेवल को देख रही होती है। जैसे ही वह टूटता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, नए ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं और मोमेंटम तेज हो जाता है। यानी हर ब्रेकआउट के पीछे भी इमोशन है, हर रिवर्सल के पीछे भी इमोशन है। अब यहाँ एक प्रोफेशनल अप्रोच जरूरी है। हर कैंडल पर रिएक्ट मत कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर समझिए। क्या मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है? क्या लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं? स्ट्रक्चर ट्रेंड की दिशा बताता है और कैंडल एंट्री का टाइमिंग देती है। जब स्ट्रक्चर और कैंडल दोनों एक दिशा में संकेत देते हैं, तभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है। याद रखिए, प्राइस एक्शन कोई जादू नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन, पेशेंस और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। आपको हर मूव पकड़ना नहीं है, आपको सिर्फ क्लियर सेटअप पकड़ना है। अब जब आप कैंडल की भाषा समझने लगे हैं, जब आपको पता है कि पैटर्न से ज्यादा कॉन्टेक्स्ट महत्वपूर्ण है, तब अगला सवाल उठता है, अगर सेटअप सही है तो कितना रिस्क लेना चाहिए? क्योंकि सबसे बेहतरीन एनालिसिस भी बेकार है
अगर रिस्क मैनेजमेंट गलत है, यहीं से आगे का असली गेम शुरू होता है। अब तक आपने समझ लिया कि मार्केट इमोशन से चलता है, कैंडल उसकी भाषा है और प्राइस एक्शन उसकी कहानी। लेकिन अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गिरते हैं। एनालिसिस सही होता है, पैटर्न सही होता है, फिर भी अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। जापानी मास्टर प्लान का असली कोर यही है, पहले कैपिटल बचाओ फिर प्रॉफिट कमाओ। सोचिए, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा तो अगला सही सेटअप भी आपके लिए बेकार है। मार्केट हर हफ्ते अवसर देता है, लेकिन कैपिटल एक बार खत्म हो गया तो गेम बाहर। इसलिए प्रो ट्रेडर का पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं, सर्वाइवल होता है। अब एक बेसिक लेकिन पावरफुल रूल समझिए। किसी भी एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना। मान लीजिए आपका कैपिटल 1 लाख है, तो एक ट्रेड में अधिकतम 1000 से 2000 तक का रिस्क, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ लोग कहते हैं, इतने छोटे रिस्क से बड़ा प्रॉफिट कैसे बनेगा? यही सोच खतरनाक है। ट्रेडिंग लॉटरी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आप लगातार छोटे रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड सेटअप लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ अपने आप होती है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस इमोशनल सेफ्टी नहीं, स्ट्रक्चरल सेफ्टी है। अगर आपने सपोर्ट के पास बुलिश सेटअप लिया है तो स्टॉप लॉस उस लेवल के नीचे होना चाहिए जहां आपका एनालिसिस गलत साबित हो जाए। याद रखिए, स्टॉप लॉस का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। इसका मतलब है कि आपने स्वीकार किया, यह सेटअप इस बार काम नहीं किया। बस, कोई ड्रामा नहीं, कोई ईगो नहीं। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस हटाते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि मार्केट वापस आएगा, लेकिन उम्मीद स्ट्रेटजी नहीं है, उम्मीद इमोशन है। और हमने पहले ही समझा, इमोशन ही सबसे बड़ा जाल है। जापानी सोच कहती है लॉस को जल्दी स्वीकार करो, प्रॉफिट को बढ़ने दो। लेकिन हमारा माइंड उल्टा करता है। छोटा प्रॉफिट दिखते ही हम डर जाते हैं और बुक कर लेते हैं। लॉस दिखते ही हम उम्मीद में बैठ जाते हैं। यह पैटर्न बदलना ही असली माइंडसेट शिफ्ट है। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 100 का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 200 का संभावित प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 1:2। इसका मतलब यह है कि अगर आपके ट्रेड में से सिर्फ 4 भी सही निकले तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। यही प्रोबेबिलिटी का गणित है। आपको हर बार सही नहीं होना है, आपको सिस्टम के हिसाब से सही होना है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। यह वह चीज है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एंट्री सही, स्टॉप लॉस सही, लेकिन लॉट साइज गलत। अगर लॉट साइज बहुत बड़ा है तो छोटा मूव भी आपको पैनिक में डाल देगा, और पैनिक में लिए गए फैसले कभी स्ट्रेटेजिक नहीं होते। इसलिए पहले तय कीजिए, इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम रिस्क कितना है, फिर उसी हिसाब से पोजीशन साइज तय कीजिए। यह प्रोफेशनल अप्रोच है। एक और बड़ी गलती है ओवर ट्रेडिंग। 2 लॉस हुए और तुरंत तीसरा ट्रेड सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए। इसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। यह पूरी तरह इमोशनल निर्णय है। जापानी मास्टर प्लान में रिवेंज का कोई स्थान नहीं है, वहां सिर्फ सिस्टम है। अगर आज आपका दिन खराब है तो मार्केट से दूर रहना भी एक स्ट्रेटेजी है, कैपिटल बचाना भी एक जीत है। अब आप समझिए, रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ गणित नहीं है, यह माइंडसेट है। यह खुद को कंट्रोल करने की क्षमता है। यह स्वीकार करने की शक्ति है कि आप हर बार सही नहीं होंगे। जब आपका रिस्क कंट्रोल में होता है तो आपका माइंड भी शांत रहता है। जब माइंड शांत रहता है तो आप कैंडल और स्ट्रक्चर को क्लियर देख पाते हैं, और जब आप क्लियर देखते हैं तो आपके फैसले बेहतर होते हैं। यानी रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ अकाउंट नहीं बचाता, वह आपकी साइकोलॉजी भी बचाता है। अब अगला सवाल यह है, अगर सिस्टम है, रिस्क कंट्रोल है, फिर भी लोग क्यों टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग लगातार लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन बनाए नहीं रख पाते? यहीं से हम उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जो ट्रेडिंग का सबसे गहरा लेवल है, आपका माइंडसेट और इमोशनल कंट्रोल। अब तक हमारे पास सब कुछ है, मार्केट की साइकोलॉजी की समझ, कैंडल की भाषा, प्राइस एक्शन की क्लैरिटी और रिस्क मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर। फिर भी सच्चाई यह है कि 80% ट्रेडर्स लॉन्ग टर्म में टिक नहीं पाते। वजह टेक्निकल कमी नहीं होती, वजह होती है माइंडसेट। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, खुद से होती है। जब आप एंट्री लेते हैं तो असली परीक्षा शुरू होती है। प्राइस थोड़ा सा आपके खिलाफ जाता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। प्राइस थोड़ा सा आपके पक्ष में जाता है और आप जल्दी प्रॉफिट बुक करने का सोचने लगते हैं। यही इमोशनल स्विंग है जो अकाउंट को धीरे धीरे कमजोर करता है। जापानी कल्चर में काइजन का कॉन्सेप्ट है।
इसका मतलब है लगातार छोटा सुधार। ट्रेडिंग में भी यही अप्रोच ज़रूरी है। आपको एक दिन में परफेक्ट नहीं बनना, आपको रोज़ थोड़ा बेहतर बनना है। हर ट्रेड से एक्सपीरियंस लेना है। अब एक सच्चाई स्वीकार कीजिए, आप हर दिन प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। कुछ दिन लॉस होंगे, कुछ दिन लगातार 2 या 3 लॉस भी हो सकते हैं। यहीं पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस टेस्ट होता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ईगो पर आधारित है तो आप सोचेंगे मैं गलत नहीं हो सकता, और आप स्टॉप लॉस हटाएंगे, पोजीशन बढ़ाएंगे या रिवेंज ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस सिस्टम बेस्ट है तो आप कहेंगे यह लॉस प्लान का हिस्सा है, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। यही प्रोफेशनल और अमेच्योर में फ़र्क है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। डर और लालच 2 सबसे बड़े ट्रिगर हैं। डर आपको जल्दी एग्जिट कराता है, लालच आपको ओवर ट्रेडिंग कराता है। दोनों ही डिसिप्लिन को तोड़ते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब यह नहीं कि आपको कुछ महसूस नहीं होगा। आप इंसान हैं, रोबोट नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इमोशन के बावजूद नियम फॉलो करते हैं। इसमें एक टूल बहुत मदद करता है, ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड लिखिए, एंट्री क्यों ली, स्टॉप लॉस कहाँ था, टारगेट क्या था, उस समय आपका इमोशन क्या था। कुछ हफ्तों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको पैटर्न दिखेगा। शायद आप जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं, शायद आप लॉस में स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हैं, शायद आप सिर्फ हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करते हैं। यही सेल्फ अवेयरनेस असली ग्रोथ की शुरुआत है। जापानी सोच में डिसिप्लिन बहुत गहरा है, छोटे नियमों का लगातार पालन। ट्रेडिंग में भी यही मंत्र है। अगर आपने तय किया है कि आप दिन में अधिकतम 2 ट्रेड लेंगे तो 2 ही लेंगे। अगर आपने तय किया है कि आप न्यूज़ के समय ट्रेड नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। डिसिप्लिन का मतलब है जब कोई नहीं देख रहा तब भी आप नियम नहीं तोड़ते। अब एक और महत्वपूर्ण बात, सोशल मीडिया और दूसरे लोगों के प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखकर अपना माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए। हर किसी की स्ट्रेटेजी, कैपिटल और रिस्क प्रोफाइल अलग है। तुलना इमोशनल अस्थिरता लाती है। आपका फोकस सिर्फ अपने प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट समय के साथ आएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, छोटे छोटे सही निर्णयों का संचय। जब आपका माइंड शांत होता है, जब आप लॉस को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानते, जब आप प्रॉफिट को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलते, तब आप मार्केट को क्लियर देख पाते हैं। और जब आप क्लियर देखते हैं तो आपका हर अगला निर्णय पहले से बेहतर होता है। अब हमारे पास पूरी मानसिक तैयारी है, सिस्टम है, रिस्क कंट्रोल है, माइंडसेट है। अगला कदम है इन सबको एक स्ट्रक्चर्ड एक्शन प्लान में बदलना। ऐसा प्लान जिसे आप रोज फॉलो कर सकें, बिना कंफ्यूजन के, बिना ओवरथिंकिंग के। यहीं से अंतिम चरण शुरू होता है, जहां पूरा जापानी मास्टर प्लान एक साथ जुड़ता है। अब समय है पूरे जापानी मास्टर प्लान को एक क्लियर एक्शन प्लान में बदलने का। सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रेटेजी चुनिए। प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्ट्रक्चर पर फोकस रखिए। चार्ट को साफ रखिए। जितने ज्यादा इंडिकेटर उतना ज्यादा कंफ्यूजन। क्लैरिटी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, हर ट्रेड से पहले 3 सवाल खुद से पूछिए। क्या सेटअप मेरे सिस्टम के अनुसार है? क्या रिस्क 1 से 2% के अंदर है? क्या रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1-2 है? अगर तीनों का जवाब हाँ है तभी एंट्री, अगर एक भी नहीं तो नो ट्रेड। तीसरा, एंट्री लेने के बाद मार्केट को अपना काम करने दीजिए। बार बार चार्ट देखकर इमोशनल मत बनिए। आपका काम प्लान बनाना था, अब उसका पालन करना है। चौथा, हर हफ्ते अपना जर्नल रिव्यू कीजिए। देखिए कहाँ डिसिप्लिन टूटा, कहाँ पेशेंस काम आया। यही काइजन है, लगातार सुधार। और सबसे ज़रूरी बात, ट्रेडिंग को क्विक मनी का शॉर्टकट मत समझिए। यह स्किल है जिसे समय, पेशेंस और एक्सपीरियंस चाहिए। जो लोग जल्दी में आते हैं वे जल्दी बाहर भी हो जाते हैं। जो लोग प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं वही लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हैं। आज आपने सीखा कि मार्केट इमोशन से चलता है, कैंडल उसकी भाषा है, रिस्क मैनेजमेंट उसकी सुरक्षा है और माइंडसेट उसकी असली शक्ति है। अगर यह वीडियो आपके लिए वैल्यू लेकर आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में कौन सा बदलाव आज से लागू करने वाले हैं। याद रखिए, मार्केट को हराना लक्ष्य नहीं है, खुद को नियंत्रित करना लक्ष्य है। जब आप खुद पर जीत हासिल कर लेते हैं तो मार्केट सिर्फ एक अवसर बन जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, डिसिप्लिन में रहिए और अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए। यही है असली जापानी ट्रेडिंग मास्टर प्लान।